चलिए, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वी कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन। कल हम लोगों ने शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ लिया था, कि लॉन्ग रन भी पढ़ लिया था। लॉन्ग रन में भी एल शेप कर्व तक पहुंच गया था मैं। हाँ, लॉन्ग रन में मैंने एल शेप कर्व तक की बात कर ली थी, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो अब अपना कॉन्वर्सेशन बचा, उसके अंदर आपका मेरा वो स्टेयर स्टेप और वो सेमी वेरिएबल और एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट वाला डिस्कशन बाकी है। ठीक है बच्चों, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते। ओके, अब लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल है तो हम वहां पर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट को नहीं देखते, हम एवरेज कॉस्ट को देखते सीधे। और एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो यू शेप होता है, बराबर। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जब यू शेप होता है तो हमने मल्टीपल छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट कर्व्स बनाए थे, तो जाकर हमारा एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना था। एक एमसीक्यू आपको शायद करने को मिलेगा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व is made by a combination of multiple short run average cost curves। एक ही MCQ आएगा। दूसरा एक MCQ आएगा, the falling portion of long run average cost curve, मतलब जब LAC नीचे आ रहा है, the tangent of the first few curves show that the plants are underutilized। falling portion मतलब नीचे घटता हुआ, rising portion मतलब बढ़ता हुआ। That is because the falling portion is because of economies of scale and the rising portion is because of diseconomies of scale। ये ऐसे दो तीन छोटे छोटे वो falling portion, rising portion वाले अगर आपने मॉड्यूल सॉल्व करा होगा ना, मॉड्यूल में होगा ये क्वेश्चन, मेरे को याद है। And it is a series of short run average cost curves combined together which creates a long run average cost curve। करेक्ट। इतना होने के बाद आप और मैं, हाँ, अब बात आ रही थी कि सर एक वर्ड था इकोनॉमिक कॉस्ट, और ये इकोनॉमिक कॉस्ट अब आपको और डीपली समझ में आएगा क्योंकि आप मेरे साथ अब मैक्रो पढ़ चुके हो। मैक्रो में आप और मैं बात करते हैं सोशल कॉस्ट की। तो सोशल कॉस्ट क्या होती है सर? प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट, हाँ या ना? और प्राइवेट कॉस्ट में कौन सी कॉस्ट? सिर्फ फैक्टर्स की कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट? देखो, अब दो तीन चीजें एक साथ जोड़ना। तुमने पब्लिक फाइनेंस जब पढ़ा मेरे साथ तो हमने उसमें एक्सटर्नल कॉस्ट की बात करी थी। प्राइवेट कॉस्ट में एक्सटर्नल कॉस्ट जोड़ी थी तो बनी थी सोशल कॉस्ट। और जो प्राइवेट कॉस्ट होती है वो होती है जो मेरे जेब से मुझे लग रहा है मेरे को उतना वसूलना है। इसी चीज को जब तुमने नेशनल इनकम में पढ़ा था तो ये प्राइवेट कॉस्ट कुछ और नहीं थी, फैक्टर कॉस्ट थी या मार्केट प्राइस थी। मतलब अब मैं तीन चीजें एक साथ बात कर रहा हूं आपसे अभी। पब्लिक फाइनेंस में प्राइवेट कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट मतलब जितने पे मैंने बेचा, जितने पे मैंने बेचा मतलब मेरी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट प्राइस होता है, आया ना? और मेरी बेचने की लागत में मैं कम से कम आपसे नॉर्मल प्रॉफिट लेके रहूंगा, आया ना? तो इसका मतलब मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट करके बनती है इकोनॉमिक कॉस्ट। और वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिस्कशन यहां पर है। एक्सप्लिसिट मतलब जो मेरे जेब से खर्च हुआ वो मैंने वसूला, तो मेरे जेब से फिक्स कॉस्ट भी लगी है, वेरिएबल कॉस्ट भी लगी है। तो मतलब जो मैंने जेब से खर्च करा वो आपसे वसूला, तो बेसिकली वो मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। प्लस मैंने अपना एंटरप्रेन्योर होने के नाते जो समय और एफर्ट दिया है तो उसमें मैं मेरा नॉर्मल प्रॉफिट मांगता हूं। तो मतलब बेसिकली देखा जाए तो मेरे जो इकोनॉमिक कॉस्ट वर्ड बोला आपको वो कुछ और नहीं, वो मेरी प्राइवेट कॉस्ट है, आया ना? और इकोनॉमिक कॉस्ट कैसे बनती है? एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो जो आपने जेब से खर्च करी, इम्प्लिसिट वो जो आप कहीं और कमा लेते अगर आप ये काम नहीं करते। तो आज अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? मेरा जॉब। याद आ रहा है? अब इस एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हमने दो तीन नाम दिए थे, आउटले कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब आउटले कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर होती है, हाँ या ना? करेक्ट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रजिस्टर होती है, यस और नो? ये हो गया। इसके बाद इसी के अंदर हमने इम्प्लिसिट कॉस्ट पढ़ा था। इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक्स में रजिस्टर होती है क्या? आउटले ऑफ फंड्स होता है क्या? पैसे जेब से जाते हैं या आने से रुक जाते हैं? समझना, आने से रुक रहे हैं तो मतलब मैंने जॉब नहीं करा तो वो सैलरी आने से रुक गई,
तो वहां पर जब मेरे को ये देखना रहता है कि मैं कोई डिसीजन लूं, काम करूं या ना करूं, तो मेरे को ये देखना है कि मेरे को नए बिजनेस या नए अपॉर्चुनिटी में क्या मिल रहा है और इसको पाने के लिए मैंने क्या खोया है। तो जो खोया है वो है मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट। हेलो, तो वो आपसे पूछते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी अगला चैप्टर मार्केट्स है, मार्केट्स में ये वर्ड आएगा। जब आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हो तो क्या बोलते हो, AR मोर देन AC। तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट बराबर होते तो हम उसे नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोलते, वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट बोलते। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों बोलते बेटा, कि मैं अपनी एवरेज कॉस्ट में एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों शामिल कर चुका हूं। हेलो, करेक्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड implicit cost, yes or no? The explicit plus implicit cost, hello, the explicit and implicit cost which is needed is economic cost। और इस इकोनॉमिक कॉस्ट को कंपेयर करना है तुम्हें, नहीं इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों आ गई। अब तुम्हें अगर कंपेयर करना है कि मेरे को फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, मैं नया काम करूं या ना करूं, ऐसे क्वेश्चन है ना हमारे पास। तुम्हारे मॉक में शायद वो निकोल वाला क्वेश्चन आया क्या, या एक वो आया होगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ और जॉब है, पॉटरी मेकिंग है, निकोल वाला क्वेश्चन होगा वो, जहां तक मुझे याद है। दो क्वेश्चन थे अनीशा और निकोल वाले, आई डोंट नो एनी वन ऑफ द क्वेश्चन केम अप और नॉट। सेकंड मॉक तो कल है ना तुम लोगों का, हाँ। तो उसमें यही था कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं उस जॉब को छोड़ के बिजनेस में आ रहा हूँ, तो बिजनेस की सेल को मेरे इम्प्लिसिट कॉस्ट से कंपेयर करना है या बिजनेस के प्रॉफिट को मेरे इम्प्लिसिट कॉस्ट से कवर करना। हाँ, बिजनेस के प्रॉफिट को, कि इस पे इतना कमाया, इस कमाने के लिए इतना गंवाया, तो क्या निकल कर आएगा, हाँ या ना। ये समझा कि नहीं समझा? ओके। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट will require outlay of funds, implicit cost will not require outlay of funds but will be important for decision making purposes। हाँ या ना? ओ दादा, रिवाइज करना है तो बैठो, मोबाइल देखना है तो जाओ, वीडियो अवेलेबल रहेगा। रिवीजन के दौरान भी अगर मोबाइल में ध्यान है तो भगवान ही मालिक है। हाँ, तो आप मत करो ना बेटा, आप रिवीजन करने बैठे हो, करेक्ट। तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट हो गया। पेज नंबर बोलो जरा नोट्स का, 126 है ना। ये अपना हो गया एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, बराबर। हेलो, हाँ, इसके छोटे छोटे ये थे शटडाउन और अबैंडनमेंट कॉस्ट। शटडाउन कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को मैं टेम्पररीली बंद कर रहा हूं। अभी जैसे पटाखा फैक्ट्री बंद है, क्यों, दिवाली हो गई है। अब पटाखा फैक्ट्री थोड़े दिन बंद है तो ऐसा नहीं लावारस छोड़ दी, मेंटेन तो होगी। चालू कब होगी, मार्च अप्रैल में। तो ये 5 महीने जो कॉस्ट लगेगी वो शटडाउन कॉस्ट है, किसी भी चीज को जब मैं टेम्पररीली बंद करता हूं। अबैंडन वर्ड का मतलब होता है त्याग देना। So abandonment means when you are permanently closing something. So the cost incurred to permanently close that particular thing is called abandonment cost. The cost of retiring a fixed asset, permanent cessation, बराबर। फिर आया था सेमी वेरिएबल और स्टेयर स्टेप। सेमी वेरिएबल बोले तो सर जिसमें एक पोर्शन शुरू में फिक्स रहेगा और उसके बाद वेरिएबल रहेगा। सर वेरी सिंपल, हमारा ओला, उबर, रैपिडो मिनिमम 30-40 रुपीज लेगा और उसके बाद जितना आप डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उसके हिसाब से। तो मिनिमम अमाउंट इज फिक्स एंड देन ओवर एंड अबव दैट इज वेरिएबल, सो दैट इज सेमी वेरिएबल। स्टेयर स्टेप में और सेमी वेरिएबल में अंतर क्या है? सेमी वेरिएबल में शुरू में एक पोर्शन फिक्स है, बाकी बाद में पूरा वेरिएबल है। स्टेयर स्टेप में क्या है, एक लेवल तक फिक्स है, फिर बढ़ जाता है, फिर एक लेवल तक फिक्स है, फिर बढ़ जाता है, फिर एक लेवल तक फिक्स है। तो वो सीढ़ी जैसा शेप बन जाता है, इसलिए उसका नाम है स्टेयर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, बराबर। अब आपने जब मेरे साथ माइक्रो पढ़ते हो तो मैंने सोशल कॉस्ट वर्ड देखो सिर्फ एक लाइन में लिखा है यहाँ पर अब हम सोशल कॉस्ट को बहुत डिटेल में जानते हैं। सोशल कॉस्ट इज एक्सटर्नल कॉस्ट प्लस इंटरनल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सोशल कॉस्ट। और हमने पब्लिक फाइनेंस में क्या पढ़ा, सोशल कॉस्ट को गिनना थोड़ा मुश्किल है
कोशिश ये की जाती है टैक्सेस और बाकी चार्जेस लगा के कि वो प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बन जाए, एक्सटर्नल कॉस्ट को प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बन जाए, ताकि जो चीज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी प्रोड्यूस करती है वो थोड़ी महंगी हो जाए, इस बहाने थोड़े ग्राहक कम हो जाएं और हम ऑप्टिमम एलोकेशन की तरफ चले जाएं। क्या ये लाइन आपको अभी समझ में आई? अगर ये लाइन समझ में आई तो आप अपने आप को यूं कर सकते हो कि हाँ, हमने पिछले कुछ समय में भाड़ नहीं झोंकी है, क्योंकि मैंने पिछले 5 मिनट में आपको नेशनल इनकम का फैक्टर कॉस्ट भी बोला, उसको मैंने प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट और फिर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया, और आखिरी में सोशल कॉस्ट को मैंने उसका गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नलिटी के अंदर ये था कि साहब एक्सटर्नल कॉस्ट को आप टैक्स के रूप में, टैक्स कौन से, पिगुवियन टैक्सेस, पी फॉर पिगू, पी फॉर पोल्यूशन, पिगुवियन टैक्सेस और पोल्यूशन टैक्सेस लगा के उसे प्राइवेट कॉस्ट का पार्ट बना दो, इंटरनलाइज कर दो, जिससे कि हम एफिशिएंट एलोकेशन की तरफ चले जाएं। आया क्या? एक बार लाइन रिपीट करूं। मेरा यह कहने का मतलब है कि सोशल कॉस्ट दो चीजों को जोड़ के बनती है, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट हम आकलन लगाते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट वो है जो लगी है लेकिन वो आप और मैं डायरेक्टली पे नहीं कर रहे, वो किसी ना किसी परेशानी के रूप में, हानि के रूप में हमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के रूप में दिख रही है। तो हमें नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कम करने का तरीका क्या है हमारे पास, कि हम उस सोशल कॉस्ट को कहीं ना कहीं टैक्सेशन या गवर्नमेंट चार्जेस के रूप में प्राइवेट कॉस्ट के ऊपर डाल दे, तो जिस बहाने प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा, प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होगा तो ग्राहक अपने आप कम हो जाएंगे। हेलो, अभी समझ में आ गया श्रद्धा और माही? क्योंकि अब अगर ऐसा लॉजिक चलने लग जाएगा ना दिमाग में, फिर कोई भी क्वेश्चन तकलीफ नहीं देगा। आया ना समझ में? चलो, आया तो वेरी गुड। तो इस बहाने आपको खुद को तसल्ली होना चाहिए, अरे होता है यार। नहीं, ये जो लाइन आपने बोली है ये एमकॉम तक लोगों को क्लिक नहीं होती है। ये मैं आपको जबरदस्ती खुश नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि क्या वो टुकड़े टुकड़ों में पढ़ाया जाता है सिलेबस, और बच्चा तो सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ता है कि क्या पास होने के लिए चाहिए, बस वो देख लो। अपन तो एग्जाम के 10 दिन पहले वो गाइड खरीद के आता है 10 क्वेश्चन वाली। मध्य प्रदेश तो ऐसे ही पढ़ता है भैया, मध्य प्रदेश तो वो चीज है। चलिए, इसके बाद हम आखिरी में आते हैं इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज पे। सर, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज बेसिकली क्या करते हैं आपको, मेरे को? सर, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज बेसिकली बड़े लेवल पर काम करने के फायदे और नुकसान की बात करता है। बड़े लेवल पर काम करने का फायदा बोले तो सर, when you try to go at a larger scale, you are able to do work in bulk, you have been able to get good finance, you are able to derive economies of scale। तो आपको सस्ता सामान मिलेगा, कम ब्याज दर पे पैसा मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें होती रहेंगी जिससे आप सस्ता काम कर सकते हो, अच्छा काम कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। तो मैनेजरियल, टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल मिलेगा। इस पे मैंने 27-28 क्वेश्चन दिए थे, उसमें मैंने 2-3 वर्ड यूज किए थे। व्हेन इकोनॉमीज आर आउटकास्टेड बाय डिस इकोनॉमीज, तो व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न्स ऑफ स्केल विल अप्लाई, बताओ। व्हेन इकोनॉमीज आर आउटकास्टेड, ये आउटकास्टेड मतलब इकोनॉमीज मतलब फायदे, आर आउटकास्टेड बाय डिस इकोनॉमीज, फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? हाँ, नुकसान ज्यादा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होगा या डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा। वेरी गुड। व्हेन इकोनॉमीज आर काउंटर बैलेंस बाय डिस इकोनॉमीज, काउंटर बैलेंस, वेरी गुड। व्हेन द इकोनॉमीज आर आउटवेड बाय डिस इकोनॉमीज, इकोनॉमीज आर आउटवेड बाय डिस इकोनॉमीज, डिस इकोनॉमीज ज्यादा है। एक इधर इसमें क्वेश्चन और आएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की जगह इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोले तो सर बड़े लेवल पर काम करने का फायदा है। वो क्वेश्चन है आपके इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल वाला, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। जब एक ही कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स बना सकती है, तो होता क्या है, जब आपके मल्टीपल ब्रांड्स होते हैं तो आप एक ही मशीन से इतने सारे आउटपुट निकाल सकते हैं कि ये नहीं चला तो ये बना दूंगा, ये नहीं चला तो ये बना दूंगा। जितनी भी साबुन बनाने वाली कंपनियां हैं ना, वो सब यही करती हैं।
हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो बहुत बड़ी कंपनियां, उनके पास इतने ऑप्शंस और ब्रांड्स है कि सेम मशीन से 10 ब्रांड बना सकते हो। सिर्फ साबुन का शेप और घोल, अंदर जो केमिकल डाल रहे हैं वो चेंज करना था। लक्स भी आ जाएगा, लिरिल भी आ जाएगा, हमाम भी आ जाएगा, पेयर्स भी आ जाएगा। मशीन सेम रहती है, सांचा और लिक्विड चेंज करते हैं जिससे बनाकर वो साबुन आप तक पहुंचा देते हैं। सो ये होती इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। आई हैव गॉट 10 ब्रांड्स, सो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, जब मेरा काम करने का स्कोप बहुत ज्यादा है। करेक्ट बेटा? ओके, ये हो गई इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी। वेरी गुड। इसमें कोई अजीबोगरीब क्वेश्चन या कुछ ऐसा पॉइंट आपको ध्यान में हो कॉस्ट एनालिसिस में, तो आप एक आध मिनट पॉज करके थोड़ा नोट्स को ब्राउज करके मुझसे पूछ सकते हो। मेरे बच्चे का कहना था सर थोड़ा डेप्थ में जाना है, मेरे ख्याल से प्रोडक्शन और कॉस्ट पे जस्टिफिकेशन हुआ उस हिसाब से। आशु का एक क्वेश्चन है, फर्म्स एवरेज फिक्स कॉस्ट इज 40 एट 12 यूनिट्स, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट एट 8 यूनिट्स? बहुत सिंपल है, 40 इंटू 12 करोगे तो 480 आपकी आ जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। अब उस एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज फिक्स मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, 40 इंटू 12 करोगे तो 480 टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, बराबर? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फर्म्स एवरेज एएफसी इज 40 एट 12 यूनिट्स, तो 40 इंटू 12 करूंगा तो टीएफसी आ गया 480, 480 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो 60। आशु भाई क्लियर? शटडाउन कॉस्ट, या वो शटडाउन कॉस्ट नहीं है ऋषि का, वो शटडाउन पॉइंट है। शटडाउन पॉइंट और शटडाउन कॉस्ट सेम है क्या? ये मेरे रिवीजन लेक्चर जो आपने देखा होगा उसमें भी मैंने इंसिस्ट करके बोला है शटडाउन कॉस्ट और शटडाउन पॉइंट एक चीज नहीं है। शटडाउन कॉस्ट होती है टेम्पररली काम को बंद करने की। अभी जब मार्केट्स पढ़ोगे तो उसमें एक शटडाउन पॉइंट आएगा जहां आप अपनी, तो अब उसका क्वेश्चन है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखनी है, वेरिएबल कॉस्ट देखनी है। आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखोगे ऋषिका। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम मिल रहा है, अपन वो बिहेवियरल प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस सेल एट ऑल इफ इट इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट, वो वाली चीज आती। ए आशु, एवीसी इज इक्वल्स टू पी, हाँ मतलब पी इज इक्वल्स टू एवीसी है तो उसके नीचे गए तो शटडाउन पॉइंट आ जाएगा आपका। हेलो, बराबर? आ गया? एनीथिंग एल्स कॉस्ट में? रोशन सिंह, इस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक और डिस इकोनॉमिक का आंसर टिक नहीं है, मतलब मैं समझा नहीं इस चीज का मतलब। आंसर टिक नहीं है मतलब मैंने नहीं करवाए, तुमने नहीं करे, ये क्या है उसके अंदर? आपको आंसर की चाहिए तो मैं दे देता हूँ, इकोनॉमी डिस इकोनॉमी की। तो मैंने नहीं किए हैं तो फिर मैं क्या करूं रोशन भैया?
ये लो, अभी भेज देता हूँ साहब आपके लिए मैं। कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए? भेज दिए साहब मैंने। हेलो। चलें आगे बढ़ें। चौधरी 25th कौन सा? अब ये 25th क्वेश्चन कौन से टॉपिक का यार? चौधरी पूरी बैच खत्म होने को अगर नहीं सुधरा तो नहीं सुधरा ये आदमी। कौन सा 25th? पुष्कर चौधरी भी है। ये इकोनॉमी डिस इकोनॉमी का 25वां। प्रोडक्ट और प्रोसेस इनोवेशन को इक्वली डिफिकल्ट और इजी है दोनों को, वो है बोथ वाला है आंसर इसका। ऑप्शन फॉर क्वांटिफाइंग बोथ द इनोवेशन टाइप इज इक्वली इजी एंड डिफिकल्ट। क्योंकि क्या होता है, इनोवेशन होने से आप उस प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहे हो कम खरीद रहे हो ये कह नहीं सकते कि उसी इनोवेशन के कारण कितने ज्यादा एक्स्ट्रा आपके पास सेल्स आई है, आप कभी भी नहीं बता पाओगे। जैसे इनोवेशन कैसे होते हैं, छोटे छोटे पेन में ग्रिप लग गई, बॉटल जब आप खरीदते हो पानी की, तो पानी की बॉटल में आजकल वो प्लास्टिक बॉटल में बीच में जहाँ हाथ रखते हो वहाँ ग्रिप आती है ताकि फिसले नहीं पानी आपकी। वो टपरवेयर की बॉटल में से साइड में वो आता है, उसको खोलना आसान हो जाता है। आप जो बर्तन धोने का साबुन है विम बार, वो नीचे से लैमिनेट लग के आता है, तो उसमें क्या, इट इज इक्वली। अब ये कैसे कह सकते कि कितने लोग विम बार इसलिए खरीद रहे कि उसमें लेमिनेशन लग के आ रहा है। आप बॉटल खरीदते तो ग्रिप बना आता है, किनले विनले की बॉटल देखोगे तो आपको उसमें बीच में ग्रिप मिलती है यहाँ पर। तो आपको लगता है कस्टमर के लिए थोड़ा इजी तो हुआ, लेकिन कस्टमर सिर्फ उसी फीचर के कारण खरीदे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इट इज इक्वली एज वेल एज डिफिकल्ट। माई सिंगल का क्वेश्चन है, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इनइलास्टिक होना चाहिए, अब इसमें लिखा है इट इज इलास्टिक। अच्छा, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी पावर इज इलास्टिक, तो फिर इट हैज मेनी यूजेस में आ जाएगा आंसर। हाँ, इट हैज मेनी यूजेस। कल कैसा रहा मॉक? कितना था, 8वें नंबर का? मॉक नंबर 7 था, 8th 9th कौन सा था कल? 8 था। कैसा क्या, पास हो गए कि नहीं हो गए? अभी भी फेल हो रहे हो क्या मॉक में? नहीं सर, अब तो नहीं हो रहे सर। सर 40-50 के ऊपर आ रहे हैं, 40-50 के तो ऊपर आ रहे हैं ना? ठीक है, फिर ठीक है, गुड। हाँ मतलब 50-55 के, 40-50 के ऊपर निकल रहे हो तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस जिंदा है हमारा अभी, वो खराब नहीं हो रहा, वो दिन पर दिन और बेटर होना है। तो मतलब आप मान के चलना, अगर आज आप 50-55 पे हो तो 20वें टेस्ट तक जाते जाते आप 70-75 तक तो आ जाओगे। साइंटिस्ट? साइंटिस्ट नहीं, इकोनॉमिस्ट। हम बीएससी नहीं पढ़ रहे। तुम साइंस वाले हो क्या? हाँ, तभी साइंटिस्ट बोला ये।
भैया वो हट गया है सिलेबस में से, वो आपके मॉड्यूल में से भी नहीं है तो उसके लोड मत लेना, पर वो क्या टेस्ट पेपर में इसलिए क्योंकि पिछले साल तक था वो, आपके मॉड्यूल में से ही हट गया सारे महान लोगों की डेफिनेशन, मार्शल, पीगू, वो सब है। बिजनेस साइकिल में दो तीन नाम होंगे वो ठीक है, शमटर और वो सब जो नाम आ रहे हैं, लेकिन वो जो चैप्टर 1 के अंदर महान लोगों की डेफिनेशन नहीं था, मार्शल, सैम्यूल्सन, पीगू, वो उधर से हट गए हैं उसके अंदर। रॉबिन्स, हमने उसका राइमिंग तरीका भी सोच रखा था, रॉबिन्स ईटिंग पॉपिन्स, वो मेरे शायद मॉक उसमें रिवीजन में है वो। रॉबिन्स ईटिंग पॉपिन्स हैज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, पी फॉर पीगू, पी फॉर पैसा, एम फॉर मार्शल, एम फॉर मटेरियल वेलबींग एंड मैनकाइंड, एस फॉर सैम्यूल्सन, एस फॉर सोसाइटी, और एक वो एक जी हाँ जेकब वाइनर, वो आरक्षण में बना हुआ बंदा है इकोनॉमिस्ट। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिक्स डू। मतलब इसको बिल्कुल पक्का कोटे से पास हुआ है और इसको सिर्फ नाम डलवाना है यहाँ पे। मतलब हम भी लिख सकते हैं व्हाट इज अ फोन, फोन इज व्हाट फोन डज, लिखो मूलचंदानी के नाम से। व्हाट इज अ वॉच, वॉच इज व्हाट इट डज, लिखो हमारे नाम से। तो ये पागलपन है। मतलब ऐसी मनी की भी एक डेफिनेशन होती है, व्हाट इज मनी, मनी इज व्हाट मनी डज। वाह 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 वाह, पता कोई होगा यार, मैं तो इतना लोड भी नहीं लेता। तो वो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। रिश्तेदार झेल लिए, दुनिया झेल ली, तो ठीक है, ये भी 4-5 नाम झेल ही लो, अब क्या कर सकते हैं। बट बाकी आपके मॉड्यूल में से गायब हो गए, वो मेरे रिवीजन में अवेलेबल हैं क्योंकि वो पहले थे। सुन के रख लो, सुनने पे वो राइमिंग में याद ही हो जाता, आप हंसते रहते हो कि क्या कार्टून आदमी कैसे याद करा रहा है ये, पर क्या करूं मैं, नहीं तो बच्चों को रटना पड़ता है, फिर उसके लिए थोड़ी राइमिंग कनेक्शन बना दी मैंने बस। चलो, तो ये अपना कॉस्ट क्लोज कर दूं मैं अब। आशु, इस क्वेश्चन में कहीं कुछ कमी है। अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन परचेजिंग अ कमोडिटी व्हेन इट्स प्राइस इज 1 पर यूनिट एंड स्पेंड्स 96 व्हेन द प्राइस इज 2 पर यूनिट। इसमें कुछ कमी है आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है। दो तीन क्वेश्चन अजीब लगते होंगे ईपीएल में 100 में से, कि ज्यादा? दो तीन रहते हैं वो, कभी कभी कुछ टाइपिंग में कुछ कम ज्यादा रह जाता है। हाँ देखो, ऐसा हो सकता है प्रियांश, मैंने पहले भी बोला, बिकॉज व्हेन यू ट्राई टू डू 20-30 टेस्ट, मैंने कल उस दिन कैलकुलेट करे तो आप लोगों के प्रैक्टिस टेस्ट हैं 120, अगर आपने करे हैं तो। हर चैप्टर के बाद 3-4 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस टेस्ट है, वो 120 हैं। स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन उसके बाद अलग हैं, उसके बाद मेरी ऑरेंज बुक के क्वेश्चन अलग हैं, और उसके बाद मॉक हैं आपके 20 तो ईपीएल और 2 पेपर वाले मॉक जो आप कर रहे हो, मतलब आप समझो 2200 क्वेश्चन तो मॉक मॉक में है आपके। मैंने आपके ये देखे हुए, आपकी जो ऑरेंज बुक है इसके अंदर करीबन 250-300 क्वेश्चन तो मार्केट के हैं। मतलब ये करीबन 600-700 क्वेश्चन है, तो 2200 और 700 करीबन 2900 तो ये हो गए, और मैक्रो के मिला लोगे आप। हाँ मतलब आप 3-3,500 क्वेश्चन तो कर रहे हो मेरे साथ। 3,500 क्वेश्चन करने के बाद 100 तो आएंगे यार, 100 क्वेश्चन तो आ जाएंगे यार। 1:35 के रेशियो पे तो अपन कर ही सकते हैं सर। और सर पूरे 100 नहीं आया, 75 आया, हम तो उतने में गंगा नहा लेंगे। करेक्ट, सो डोंट वरी। पीपीसी कर्व का क्वेश्चन आया तो वो इग्नोर कर देना, क्योंकि पीपीसी कर्व भी तुम्हारे मॉड्यूल में से हटा दिया है उन्होंने। पीपीसी कर्व अगर राइजिंग होता है, पीपीसी कर्व अगर कांस्टेंट है तो वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होती, और मार्जिनल कॉस्ट अगर राइजिंग होती है तो वो कॉन्वेक्स होता है। वो पीपीसी कर्व अगर स्कूल वाला याद हो तो, वो सब हाँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अब नहीं है। हो सकते माही, डोंट वरी। मतलब माही बोल रही कल वाले ईपीएल में थोड़े अजीब क्वेश्चन थे उसमें।
हाँ कैम्ब्रिज के अंदर वो थ्योरी में आया होगा। हाँ वो है हेजिटेंट क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है। आशु ये तो बिल्कुल क्लियर है, व्हेन द प्राइस ऑफ सिलेंडर राइजेस फ्रॉम 120 टू 200 द डिमांड फॉल्स फ्रॉम 300 टू 200, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी। इसमें क्या नया है, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब नॉर्मल से भी आंसर आ रहा था और आर्क से भी आ रहा था। हाँ नॉर्मल से आ रहा होगा, और वो आर्क वाला जो आंसर आ रहा होगा वो ऑप्शन में ही नहीं होगा। हाँ इसमें देखो कहानी क्या होती है, ये तब होता है ऐसा क्वेश्चन, ये सिखाने के लिए है आपको कि अगर आपको दोनों पता होने चाहिए मेथड्स, आप पहले चलोगे आर्क से, अगर आर्क से मैच नहीं होता है तो आपको दोनों से आए तो आर्क लगाना है, और अगर दोनों में से आंसर एक नहीं मिल रहा है दूसरा मिल रहा है तो उससे लगाना है। ये प्रॉब्लम अब खत्म कर दी, क्योंकि स्टडी मटेरियल में आप देखोगे ना तो क्वेश्चन में वो लिख देता है पीछे आखिरी में कि कैलकुलेटेड थ्रू आर्क इलास्टिसिटी। पहले ये मॉड्यूल में लिखते नहीं थे तो इसलिए कंफ्यूजन होता था, अब क्लियरली मेंशन करते हैं। करेक्ट, ठीक है। सो नाउ कैन वी गो टू द मार्केट्स। ओके सर, मार्केट्स जब हम बात करते हैं, मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर इज अ बायर सेलर प्रोडक्ट सर्विस, बायर नोज व्हाट टू बाय, सेलर नोज व्हाट टू सेल, बायर हैज नॉलेज ऑफ बाइंग, सेलर हैज नॉलेज ऑफ सेलिंग, they both agree to a common price and quantity, that is called equilibrium. Hello. So an equilibrium refers to a position where the buyer is willing and able to buy, the seller is willing and able to sell the agreed quantity at agreed price. आया ना, नहीं आया? हेलो, हाँ बराबर। तो सर अब मार्केट को मार्केट कहने के लिए प्लेस कंपलसरी है क्या? नहीं सर, प्लेस इज नॉट कंपलसरी फॉर मार्केट। बायर सेलर चाहिए, प्रोडक्ट सर्विस चाहिए, बार्गेन हर बार भावता होगा जरूरी है क्या? बार्गेन फॉर अ प्राइस का मतलब ये कितने में देगा वाला मामला है, या वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी है, बराबर। ठीक है, तो मार्केट के अंदर हमने फर्स्ट वाला जब मार्केट पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बहुत सारी दूसरी दूसरी बातें सीखी। मार्केट को हमने क्लासीफाई करा था सर, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट्स, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। वो प्रोडक्ट के नेचर पे था। पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, हैवी प्रोडक्ट्स, जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपके आसपास से आएगा, क्योंकि आप जितना दूर से भारी पत्थर मंगाओगे उतना महंगा पड़ेगा आपको, पहली बात। रीजनल मार्केट थोड़े से ड्यूरेबल गुड्स का होता है। वेजिटेबल्स और इन सब का मार्केट जनरली आपको लोकल मिलेगा, बराबर। फिर नेशनल मार्केट ड्यूरेबल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल आइटम्स। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट आपका गोल्ड, सिल्वर, गैजेट्स, ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि वो सब जगह एक जैसे रहते हैं। फिर हमने वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करी थी। ये मैंने कल आपको समझाया था। वेरी शॉर्ट पीरियड बोले तो ऑल फैक्टर्स आर फिक्स, प्रोडक्शन कैन नॉट बी चेंज एट ऑल। शॉर्ट पीरियड में ओनली वेरिएबल फैक्टर्स कैन बी चेंज, फिक्स फैक्टर्स स्टिल रिमेन कांस्टेंट। लॉन्ग पीरियड मींस all factors can be changed, production capacity altogether can be changed, and very long period में only one factor, one machine, your business is responsible, या overall scenario is changing। ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई पेमेंट सिस्टम जो मैंने कल आपको बताया था। फिर स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट था। स्पॉट मार्केट में ट्रांजैक्शन विल बी डन राइट नाउ, पेमेंट विल बी डन राइट नाउ, डिलीवरी विल बी डन राइट नाउ। फ्यूचर मार्केट इज व्हेन यू ट्राई टू ट्रांजैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यूचर प्राइस, बराबर। Regulated market where you have rules and regulations like stock market, banking, etc. Unregulated market where there are no rules and regulations, जो हम लोग मिलके बच्चे किडनैप कर रहे थे, बराबर। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, होलसेल एंड रिटेल। होलसेल को मैंने एक और नाम दिया था B2B, रिटेल को दिया था B2C। एक और कैटेगरी बनी है D2C। D2C इज डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये वो है जो घर घर बैठ के आंटियों ने अपना बिजनेस चालू करा है ना, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू, वो D2C है। नायका ब्यूटी कंपनी जो है वो ऑनलाइन ज़्यादा माल बेचती है बजाय स्टोर बनाने के, सो दैट इज अगेन D2C, करेक्ट। ये था, हाँ। उसके बाद होलसेल रिटेल हो गया। नेचर ऑफ कमोडिटी, पेरिसेबल गुड्स का मार्केट छोटा होगा, ड्यूरेबल गुड्स का मार्केट बड़ा होगा। जितना बड़ा प्रोडक्शन होगा मार्केट साइज उतना बड़ा होगा, या यूं कहूँ जितना बड़ा मार्केट साइज है लेवल ऑफ प्रोडक्शन उतना बड़ा रखना पड़ेगा।
डिमांड का नेचर, डिमांड का एक्सटेंट प्रोडक्ट की नेचर पर डिपेंड करेगा। गोल्ड सिल्वर जैसी चीज़ें यूनिवर्सल डिमांड है। मद्रासी लोग और साउथ इंडियन लोग लुंगी पहनते तो वो रीजनल डिमांड है। आप और हम पोहे खाते तो वो लिमिटेड टू 2-3 स्टेट्स है, ऐसा है। करेंसी क्रेडिट सिस्टम जितना ओपन है, ट्रेड उतना ज़्यादा है। इंडिया की करेंसी बाहर देशों के साथ ट्रेड होती है। अब आप मुझे बताओ, हम फिक्स्ड एक्सचेंज पर हैं, फ्लोटिंग पर हैं या मैनेज फ्लोटिंग पर हैं? मैनेज फ्लोटिंग पर है, वेरी गुड। अच्छा, पेग करने का मतलब क्या होता है? फिक्स करना, करेक्ट। हार्ड पेग और सॉफ्ट पेग का अंतर क्या है? हार्ड पेग मतलब जो रेट रखा है वही है। सॉफ्ट पेग में मतलब एक रेट तो फिक्स करा है पर उसके आगे पीछे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन अलाउ किया है। क्लिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा बिल्कुल हो रहा है सब। अच्छा, इसी में मुझे याद दिलाओ, अगर बात निकली है तो थोड़ा सा उधर की बात भी कर ही लेते हैं। बिड और आस्क रेट का क्या मतलब होता है? ये बिड आस्क रेट तुम्हारे मेरे एंगल से बनते हैं या बैंक के एंगल से होते हैं? मतलब बिड रेट मतलब कौन खरीदेगा या कौन बेचेगा? डॉलर का एक रेट मिलता है या दो रेट मिलते हैं मार्केट में? दो रेट मिलते हैं, एक बिड रेट होता है और एक, तो बिड रेट का मतलब क्या? खरीदेगा, मैं खरीदूंगा या बैंक खरीदेगी बिड रेट पे? मेरे हाथ में 8,000 रुपए हैं, $1 80 का है, तो बैंक दो रेट देती है, बिड रेट और आस्क रेट। तो बैंक जब मेरे से खरीदेगी तो कित कौन से रेट पे खरीदेगी, बिड पे या आस्क पे? आस्क रेट गलत, बिड रेट। बी फॉर बिड, बी फॉर बाइंग। आस्क के अंदर एस है, एस इज सेल्स, ये याद रखना। बी फॉर बिड, बी फॉर बाइंग, और ये बैंक करेगी। एंड बैंक सस्ता खरीद के महंगा बेचेगी या महंगा खरीद के सस्ता बेचेगी? हाँ, सस्ता खरीदेगी और महंगा बेचेगी। तो बिड रेट जनरली ज्यादा होगा या कम होगा आस्क रेट से? बिड रेट कम होगा और आस्क रेट ज्यादा होगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे क्या कहते हैं? बिड आस्क स्प्रेड। हेलो, धीरे धीरे बातों बातों में यूनिट 4 कर लिया अपन ने। उसमें सिर्फ दो चीज बची मेरी तरफ से बताने के लिए। उसके अंदर एक होता है यूरोपियन कोर्ट और एक अमेरिकन कोर्ट। यूरोपियन कोर्ट मतलब क्या? डायरेक्ट कोर्ट और इनडायरेक्ट कोर्ट याद है? डायरेक्ट कोर्ट मतलब द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच यू विल पे टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोर्ट। एंड इनडायरेक्ट कोर्ट था हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी यू कैन परचेज विद 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 80 रुपए दे के $1 मिलता है, ये डायरेक्ट कोर्ट है। $1 में $0.0125 मिलता है, ये इनडायरेक्ट कोर्ट है। डायरेक्ट कोर्ट को यूरोपियन कोर्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट कोर्ट को अमेरिकन कोर्ट बोलते हैं। अमेरिकन भाषा की एक और चीज थी, बेसिस पॉइंट्स। मनी थ्योरी में अगर याद हो तो बेसिस पॉइंट्स क्या होता है? 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? यस सर, क्या 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू व्हाट? तो यस सर, 1%। 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1%। याद आया? ओ सॉरी सर, दिमाग की खिचड़ी मत करो यार, यही तो करना है, इसलिए तो बैठे हो। ठीक है। हाँ, अगर मेरी करेंसी अप्रिशिएट होती है, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट्स अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, हु इज गोइंग टू बेनिफिट, एक्सपोर्टर और इंपोर्टर ऑफ द कंट्री? दो ही आंसर है, एक्सपोर्टर या इंपोर्टर। माई डोमेस्टिक करेंसी appreciates against the foreign currency. इंपोर्टर एक्सपोर्टर? $1.80 का था, नाउ $1 is equals to 75. Who is going to benefit? Importer. Who is going to suffer? Now $1 equal to 80, now it has become 85. Exporter. And who is going to suffer? Importer. ये अब समझता है कि नहीं समझता है? आया ना? वेरी गुड।
वो मॉक टेस्ट भी इसीलिए कि रोज दिमाग की दही हो एक बार पूरी, क्योंकि दही जब तक होगी नहीं तब तक वो मथी नहीं जाएगी, मथी नहीं जाएगी तो मक्खन और छाछ अलग अलग होगी नहीं, मक्खन निकलेगा तो घी बनेगा। भाई जी कितनी भी स्पीड से चला लो, नेचुरल जो प्रोसेस है वो यही है। सीए बनाना है आपको, इंस्टाग्राम स्टार नहीं बनाना मुझे, एक रात एक रील पे मटकने के बाद हो गया, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मेहनत तो लगेगी। मैं फिर से वही रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि प्लीज उस चीज को मिस मत करना, क्या समझे। मतलब कल को आप सोचो कि अरे नहीं ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ, ध्यान देना इस चीज पे। वाह, चलो, होता यही है, एक चीज कनेक्ट करो दूसरी चार चीज हो जाती है डिस्कस। आपको बैठे बैठा इंटरनेशनल ट्रेड बोनस में हो गया अपना 1 यूनिट, अभी आगे भी लेंगे एक बार, बट आज अपना माइक्रो हो जाएगा तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि हाँ यार ये चीज हमने एक बार कर ली है। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी हो गया। अच्छा, टाइप्स ऑफ मार्केट्स नीचे का देखना, आपसे पूछता हूँ, चलो सेम प्रोडक्ट सेम क्वालिटी थ्रू आउट द मार्केट, विच मार्केट आई एम टॉकिंग अबाउट। परफेक्ट कंपटीशन, नंबर ऑफ बायर्स वन या मेनी, नंबर ऑफ सेलर्स वन या मेनी, प्राइस टेकर या प्राइस मेकर, प्राइस टेकर। फर्म और इंडस्ट्री में अंतर है या हम ही फर्म है हम ही इंडस्ट्री है? अंतर है, हम प्राइस लेते हैं इंडस्ट्री से और फिर क्वांटिटी अपन डिसाइड करते हैं। क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी? MC इक्वल टू MR एंड MC कब शुड कट दी MR कब फ्रॉम बिलो, वहां जाके झंडा गाड़ना है, ये याद रखना है लाइन, जहां MCMR ने कट करा वहां झंडा गाड़ दिया, इससे आगे यहीं झंडे पर खड़े होकर किन दो चीजों का कंपैरिजन करूंगा तो प्रॉफिट लॉस मिलेगा? AR और AC। इफ AR इक्वल्स टू AC, नो प्रॉफिट नो लॉस या नॉर्मल प्रॉफिट? इफ AR इज मोर देन AC, super normal profit. Is AR is less than AC, loss. Very good. Now you tell me if the product differentiation is slight. I am talking about monopolistic competition. Number of sellers many, product differentiation slight. Customers do not, sorry, customers do a lot of brand loyalty things. A lot of advertisement and promotion is done to develop a brand loyalty. And the most common form of market in the world is monopolistic competition. आप 10 प्रकार के साबुन, 25 प्रकार की टूथपेस्ट, 10 प्रकार के बिस्किट, 8 प्रकार की चाय, 10 प्रकार के केचप, ये सब करते हो। सो ऑल दैट इज व्हाट सर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, करेक्ट। इसमें एक वर्ड था, द वन ऑफ द वेरी मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नॉन प्राइस कंपटीशन। मेरा बिस्किट खरीद लो दूसरे बिस्किट से 6 रुपए सस्ता है, नहीं, उसमें चोको चिप है, मेरे पास काजू है। सो यू ट्राई टू डेवलप अ ब्रांड लॉयल्टी। आपकी मेरी स्किन क्रीम वगैरह, मतलब रियल लाइफ में सबसे ज्यादा आपको यही मिलेगा, बराबर। दैट इज देन मोनोपोलिस्टिक हो गया। उसके बाद हम आते हैं सर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में नंबर ऑफ सेलर्स आर फ्यू, बराबर। एंड व्हेन नंबर ऑफ सेलर्स आर फ्यू, सो देर इज इंटरडिपेंडेंस, देर इज ग्रुप बिहेवियर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। हाँ, सॉरी, वो आएगा अभी, वो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज यू आर डूइंग इनटू ग्रुप बिहेवियर, सो यू डोंट गेट अ MRMC इन ओलिगोपोली। Everybody tries to make a product, others try to follow it, and once they try to follow it, what will happen? A kinged demand curve gets created. On that particular price it remains rigid. ऊपर जाएंगे तो people will not follow you, you will have a higher elasticity of more than one. थोड़ा सा प्राइस बढ़ाने पे बहुत सारे ग्राहक छोड़ देंगे। If you reduce the price, everybody else will reduce the price. Yes or no? नहीं आया? पक्का? ओके, ये हो गया। इसके बाद
हम्म, ये देख लो, काफी सारे फीचर तो इसी में आता है। ये टेबल मैंने बहुत अच्छे से समझाई है आपको, और मैंने इसको स्टार भी लगवाया था कि ध्यान रखना इस टेबल से 12-15 एमसीक्यू बन सकते हैं। आया? जी। In monopolistic competition, excess capacity in the firm in long run will always exist or will never exist. In long run, monopolistic competition, in long run, excess capacity will always exist, will never exist. Always exist. आपको याद होगा मैंने लॉन्ग रन के जब डायग्राम बनवाए थे तो मैंने कहा था ये ऑप्टिमम पॉइंट से पहले ही रुक जाते हैं। आपको इसी को समझने के लिए पीछे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इफ यू रिमेंबर। देखो याद दिलाता हूं। पूरे मार्केट्स के एंड में जाके मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया था, मैंने कहा था पूरा रिवीजन इतने जरा से हो सकता है। वो ये रहा। मिस्टर आशु देख लो, ये पेज नंबर है आपका 172। हाँ 172। हम्म। आशु जी समरी पॉइंट्स वाला पेज नीचे स्क्रॉल कर दूं? किताब नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये कैसी बातें करता है यार। ये ऐसा हो रहा होगा कौन जाएगा उठा के लाएगा, मूल चंदा नहीं बैठा है, इसको बोलो स्क्रॉल करे। बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। और नहीं तो मेरे ऐप के अंदर भी सारे चैप्टर्स की पीडीएफ दी हुई है। मानते ही नहीं है। ओके इसमें थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं मार्केट्स पर। मार्केट में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। अगर वन बाय वन चलूँ तो मैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हम प्राइस टेकर हैं। परफेक्ट कंपटीशन में मेरा प्राइस ए आर एम आर और डी सेम रहेगा, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। हाँ या ना? तो जब वही एम सी कर्व से कट होता तो एम सी एम आर का पॉइंट भी वही हो जाता है। और फिर वहीं से जब आप उसी पॉइंट पे झंडा गाड़ के ए आर को देखते हो तो बेसिकली आप एम आर ए आर एक ही है उसमें, तो आप सेम ही देख रहे हो। हाँ या ना?
तो अब उसके बाद ये होता है कि जब ए आर एम आर सेम होते तो आप वहां खड़े होकर ए आर ए सी को देखते हो तो आपको पता चलता है कि अगर ए आर इज मोर देन ए सी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इक्वल टू ए सी है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, लेस देन ए सी है तो लॉस है। हेलो, ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन का था। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन की जब बात आई थी तो लॉन्ग रन में कहा था जो आप करते हो वो सब करते, जो आप बनाते हो वो सब बनाते, जिस भाव पे आप बेचते हो उस भाव पे सब बेचते। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, आप क्वांटिटी खूब सारी बेचोगे और प्रॉफिट्स आपके बहुत नॉर्मल रहने वाले हैं, तो आपका प्लांट ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होगा लेकिन प्रॉफिट्स आपको नॉर्मल होंगे। और एक बारीक बात और सीखने को मिली थी परफेक्ट कंपटीशन के केस में, क्योंकि हम प्राइस टेकर हैं तो जैसे जैसे ये डिमांड सप्लाई ऊंची नीचे होती है तो प्राइस ऊंचा जाता है, तो प्राइस ऊंचा जाता है तो जो एमसी कर्व है वो सप्लाई कर्व के जैसा बिहेव करता है। पूरा एमसी कर्व या राइजिंग पोर्शन ऑफ एमसी कर्व बिहेव्स लाइक सप्लाई कर्व। हेलो, ये मार्जिन वो परफेक्ट कंपटीशन में मैंने डॉटेड लाइन करा के कराया भी है, ध्यान देखना, परफेक्ट कंपटीशन में मिलेगा सेकंड या थर्ड पेज पे, ये सेकंड वाले में है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। आया, याद आया, दिखा कि नहीं दिखा? हेलो, ये था परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली के अंदर क्या था, हम थे प्राइस टेकर कि प्राइस मेकर। मोनोपोली सिंगल सेलर, प्राइस मेकर, वी आर द फर्म, वी आर द इंडस्ट्री। सर हम एक ही डायग्राम बनाते हैं, वहां पे इंडस्ट्री से कुछ भी नहीं आता, हमारा ही डिमांड कर्व इंडस्ट्री डिमांड कर्व है। मैंने आप लोगों को फंसाया था क्वेश्चंस के बीच में, परफेक्ट कंपटीशन के बीच में मैंने क्वेश्चन डाला था कि इंडस्ट्री डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड फर्म डिमांड कर्व आर सेम, तो आप सब बच्चे परफेक्ट कंपटीशन टिक कर गए थे क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के टॉपिक में डाला था क्वेश्चन, पर आंसर उसका परफेक्ट कंपटीशन नहीं था, मोनोपोली था, बराबर। सो व्हेन यू ट्राई टू टेक दिस टू दिस लेवल, सो व्हाट विल हैपन देन इज, सर योर AR एंड MR विल हैव अ नेगेटिव स्लोप, और जो AR आएगा और जो MR आएगा दोनों नेगेटिव स्लोप के रहेंगे, और MR कर्व विल कट द एरिया बिटवीन Y एक्सिस एंड AR कर्व बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स। हेलो, वो बाइसेक्ट करेगा बिटवीन टू इक्वल पार्ट्स, हाँ या ना? ओके, सो AR एंड MR वहां पे आएगा, प्राइस मेकर हो आप। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन में थ्रू इक्विलिब्रियम यू ओनली यूज टू गेट क्वांटिटी, बिकॉज प्राइस तो मार्केट से आता था, प्राइस तय करते। यहाँ पर जब MRMC इंटरसेक्ट होगा तो नीचे ले जाओगे तो क्वांटिटी बनती है, ऊपर ले जाओगे तो प्राइस बनता है, तो यू डिटरमाइन बोथ प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। सर AR MRMC कट होगा तो वहीं पे ARAC रखना है तो AR इज मोर देन AC तो क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR इज लेस देन AC तो लॉस। मोनोपोलिस को लॉस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट वाली सिचुएशन मोनोपोलिस चाहेगा नहीं, इतनी मेहनत करके जब एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बनाया तो बोलता मेरे को कुछ तो मिले, दैट इज द डिफरेंस, करेक्ट।
इतना होने के बाद लॉन्ग रन पे जब आते हैं तो लॉन्ग रन पे पता चलता है कि एज अ मोनोपोलिस्ट इफ यू ट्राई टू प्रोड्यूस मोर यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस, एंड इफ यू हैव टू रिड्यूस योर प्राइसेस, if you have to reduce your prices, then you have a problem, then the margins will come down. So therefore आप बोलते हो जितना हूँ उतने पे ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, because the moment you make the plant bigger you have to produce more, in order to produce more you have to sell more, and in order to sell more you have to reduce your prices. So when prices reduce, AR equal to AC happens, then you say यार मज़ा नहीं आएगा फिर तो, correct? So then it was called as underutilized machine. मतलब you will have excess capacity in monopoly but the profits will be supernormal. Hello, you will have AR more than AC in long run but your plant will be underutilized या not fully utilized. You will have excess capacity. तो excess capacity आपको दो जगह मिलेगी, मोनोपोली में भी और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी. लेकिन मोनोपोली में AR मोर देन AC मिलेगा, पर मोनोपोलिस्टिक में आपको AR इक्वल टू AC मिलेगा. आज अगर तुम और मैं सब साबुन बना रहे तो एक दूसरे को ज्यादा कमाने नहीं देते, बराबर. ये मोनोपोली हो गया. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की अपन ने बात करी थी. सर कस्टमर को नहीं है मजबूरी, इसलिए एक ही डिफरेंस है, AR और MR में है ज्यादा दूरी, रेस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर. नॉन प्राइस कंपटीशन इज वन इंपॉर्टेंट फैक्टर, ब्रांड लॉयल्टी इज इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाँ या ना. यहां पर लॉन्ग रन में क्या होगा, आपका AR इक्वल टू AC होगा और प्लांट यहाँ पे भी अंडर यूटिलाइज रहेगा. मतलब आप इससे सोच के देखो, दुनिया के मैक्सिमम धंधे में जितनी बड़ी मशीनें बनती हैं वो पूरी यूज नहीं हो पाती, करेक्ट. ओके, ये हो गया मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. ओलिगोपोली में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली की बात करते हैं. परफेक्ट ओलिगोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट था, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट था, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली के अंदर वो था बैड इंटेंशन, मतलब हम सब इकट्ठे होकर जबरदस्ती प्राइसेस बढ़ाते हैं. वो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली का एक टेबल बना हुआ है पूरा का पूरा. अगर आप देखोगे तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली के अंदर था एक सिंडिकेटेड ओलिगोपोली, कोल्यूसिव ओलिगोपोली, उसके बाद कौन सा था कॉम्पिटिटिव जिसमें एब्सेंस ऑफ कंपटीशन था, वो ये रहे. पार्शियल ओलिगोपोली, क्लोज्ड एंड ओपन ओलिगोपोली, ऑर्गेनाइज, और उसमें पूल्स एंड कार्टेल्स. और सिंडिकेटेड ओलिगोपोली था और ऑर्गेनाइज. सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में ये था बेचने का काउंटर कॉमन है, और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली में क्या था, बेचने का काउंटर कॉमन नहीं पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों की. यस और नो? नहीं आया? हेलो, आया कि नहीं आया? ओके, ये हुआ. हाँ, उसके बाद हम बात कर रहे थे सर डुओपोली. डुओपोली मीन्स टू सेलर्स. अच्छा, फिर था मोनोप्सोनी. मोनोप्सोनी सिंगल बायर. बाइलेटरल मोनोपोली, सिंगल बायर सिंगल सेलर. बाइलेटरल मतलब दो तरफा. तो बाइलेटरल मोनोपोली का क्लासिक एग्जांपल है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स एंड इंडियन रेलवे परचेजिंग इट. तुम और मैं बर्थडे पे इंजन नहीं खरीदते पापा से. रोड रोलर, JCB, अभी ये मत बोलते ना घर जाकर बर्थडे पे JCB दिलाओ या रोलर दिलाओ, मैं आराम से घुमाऊंगा, जरूरत ही नहीं भाई. ठीक है. इसके अंदर डुओपोली हो गया, मोनोप्सोनी. ओलिगोप्सोनी इज फ्यू बायर्स और बायलैटरल मोनोपोली. हाँ, इसको जरा सा ध्यान से देख लेना. ये अभी मैंने आपसे पूछा भी था कि सर वो शट डाउन पॉइंट क्या होता है. इसमें देखना वो मार्किंग बराबर है, शट डाउन कॉस्ट इज इक्वल टू लिखा है या नॉट इक्वल टू लिखा है. बना हुआ है ना नॉट इक्वल टू आपके इसमें, कि इक्वल बना हुआ है, देखो जरा. हाँ, तो उसको नॉट इक्वल टू करना है, मैं वही बोल रहा हूँ. शट डाउन कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू शट डाउन पॉइंट, जो मैंने अभी पहले भी समझाया था आपको.
आया। अब इसमें आप लोगों के, हाँ पूछो। कोल्यूसिव ओलिगोपोली, हाँ। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है बेटा, इसके अंदर मैंने आपको एक वर्ड लिखा होगा मालाफाइड और बोनाफाइड, आपके नोट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो। कोल्यूसिव ओलिगोपोली में क्या होता है, जो फ्यू सेलर्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, तो वो कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहलाती है, वेयर देयर इज अ रॉन्ग इंटेंशन टू इंक्रीज द प्राइस एंड चार्ज मोर टू द कस्टमर। जी बेटा, बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में क्या दिक्कत है बेटा, बोलो, पेज नंबर बोलना बिटिया। 149, हाँ जी बिटिया। बिहेवियरल प्रिंसिपल आपको याद होगा, मैंने एक ऐसा छोटा सा करवाया था कि मैं आपसे बिजनेस में कॉम्पीट करने आ गया था आपके नाश्ता ट्रक के सामने, तो फिर मैंने कहा था मैं प्राइस गिरा रहा हूं, आप भी मेरे साथ प्राइस गिरा रहे थे। किस लेवल तक नीचे तक जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट से नीचे जाना है क्या, वही चीज बिहेवियरल प्रिंसिपल बोलते हैं बेसिकली। बिहेवियरल, इट इज नॉट, इट अ फर्म शुड नॉट प्रोड्यूस एट ऑल इफ इट इज नॉट एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। इट इज प्रॉफिटेबल टू, इसी चीज को दूसरे एंगल से बोलते हैं, इट इज प्रॉफिटेबल टू एक्सपैंड प्रोडक्शन अप टू पॉइंट वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट एंड इट कैन बी डन अप टू दैट पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल। पढ़ के देखो बिटिया। है, इसी के नीचे छोटा सा एक इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखा है, वो इंपॉर्टेंट आपको समझ में आता है कि नहीं वो मुझे बताओ। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंडिचर जो पॉइंट है वो ओलिगोपोली में है। ब्रांडिंग पे खर्च तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी करते हैं, बट वो एक की पॉइंट बनता है ओलिगोपोली में, कि आप जब गाड़ियां वाड़ियां खरीदते हो तो एडवर्टाइजमेंट बेस्ड खरीदते हो, आप ये थोड़े देखते हो मेटल की मेटलर्जी क्या है, कितनी डेंसिटी है, वो तो गाड़ी का एड से चलते हो आप। ये पॉइंट समझ में आया, एमआरएमसी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, वो झंडा गाड़ने की भी जगह है और वहीं पे प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और लॉस भी मिनिमम होगा। ये मैंने क्लास में 2-3 बार बोला था कि आगे क्यों नहीं जा रहे, तो आपने बोला आपका हर एक्स्ट्रा यूनिट महंगा बनेगा और पैसे मिलेंगे कम, इसलिए आप मत जाओ वहां तक, हाँ या ना। जी चौधरी जी, एक क्वेश्चन पूछिए ना। When price is forced to stay below equilibrium, what will happen? ये इक्विलिब्रियम है, प्राइस इससे नीचे रखोगे तो क्या होगा, आप खुद देखो। ये प्राइस इतना आना चाहिए इक्विलिब्रियम पे, अब आप प्राइस को इससे नीचे रखोगे, डायग्राम बना के देखो, ये लो। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है बेटा, ओरिजिनली ये होना चाहिए, ठीक है। अब आपका जो प्राइस वो रख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम से नीचे रख रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट ने आपका प्राइस ये P1 कर दिया है P की जगह, तो अब क्या होगा बताओ, ये दोनों चीज हो जाएगी। तुम्हारे पास सप्लाई है Q1, डिमांड है Q2, सो देयर विल बी एक्सेस डिमांड। क्वेश्चन उसने ये पूछा, व्हेन द प्राइस इज फोर्स्ड टू स्टे बिलो इक्विलिब्रियम, ऐसा जनरली होता कब है ये भी बता देता हूं, जब गवर्नमेंट किसी चीज के प्राइस डिसाइड कर देती है। हाँ, एक्सेस, उसमें ऑप्शन है एक्सेस सप्लाई, एक्सेस डिमांड, बोथ और नन। ये दिख गया आपको सामने। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में फंसते हो अगर, तो सिंपल सा ऐसा छोटा सा रफ शीट पे बनाओ ना। मैंने क्या करा, मैंने कुछ नया नहीं करा भी, आपके सामने क्वेश्चन पढ़ के उसकी ग्राफ बना दिया, इमीडिएटली समझ में आ गया क्या हो रहा है। दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप विजुअलाइज कर पाओ उस चीज को। अच्छा, फिर अपन ने इक्विलिब्रियम के बहुत सारे डायग्राम बनाए थे, कॉब वेब वाला डायग्राम बनाया था, आपको याद हो तो। एक ओरिजिनल डिमांड सप्लाई था, फिर इंक्रीज इन डिमांड था, फिर डिक्रीज इन डिमांड था, फिर एक इंक्रीज इन सप्लाई था और एक डिक्रीज इन सप्लाई था। तो 1 ओरिजिनल था, उसके आसपास वाले सब ओके, टोटल 9 इक्विलिब्रियम्स तैयार हो गए थे। यस और नो? नहीं आया? आ गया। तो उस इक्विलिब्रियम्स में इंक्रीज इन डिमांड होता था पहला। तो इंक्रीज इन डिमांड में क्या होता था सर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड देयर वाज इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिक्रीज इन प्राइस में डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। हेलो
फिर था थर्ड, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, तो इंक्रीज इन सप्लाई होता तो क्या होता है फिर? क्वांटिटी तो बढ़ जाती है बट प्राइस फॉल हो जाता है। डिक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है सर? प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी कम हो जाती है। फिर मैंने एक और समझाया था सर, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड बोथ इन सेम प्रोपोर्शन। तो सर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्राइस पे इंपैक्ट नहीं आता। उसके बाद आता था इंक्रीज इन डिमांड मोर एंड इंक्रीज इन सप्लाई भी है पर लेस था, तो डिमांड ज्यादा है और सप्लाई उतनी नहीं बढ़ी, तो प्राइस बढ़ जाता था और क्वांटिटी भी बढ़ जाती थी। हेलो। और उल्टा हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो क्या होगा? प्राइस कम होगा और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बोलो बच्चों, क्लियर? वेरी गुड। कुछ और आप पूछना चाहते हैं मार्केट्स में? सॉर्टेड? हाँ बेटा, हाँ बेटा, कल ही डिस्कस करा था, आप नहीं थे क्या कल? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल्स टू के एल रेस टू द पावर सी देन एल सी माइनस ए, बनाया कल ही करवाया मैंने क्लास में, आप आए नहीं थे शायद बेटा कल। वो जो कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, आप ओपन करो नोट्स का पेज नंबर, वो 100 है ना, वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। देखो जरा, मैंने कल स्पेसिफिकली करवाया, ये रहा बेटा। कॉप डगलस बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से बनाया है उसने, इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से नहीं बनाया है। वो सिर्फ एक रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल और लेबर दिखा रहा है, वो ये रही। दिस फंक्शन इज लीनियर एंड होमोजीनियस एंड इट शोज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। हाँ, ऐसा उन्होंने बताया है इसके अंदर। स्टडी मटेरियल में एक भी क्वेश्चन नहीं है उसके जैसा। वो क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। कॉप डगलस बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके क्या वेरिएशन क्वेश्चंस, आप अगर कहीं पे भी दूसरी किताब में चले जाओगे ना, तो वो दूसरी किताब आपको 10 चीजें सिखा देगी। बट कहीं क्या इकोनॉमिक्स जैसा समुद्र है, फिर आप बहना चालू करोगे तो हर जगह जा सकते हो। अपना मॉड्यूल सिर्फ उसको बोलकर एक जगह रोक के बैठा है। ऐसे तो उसका डेरिवेशन, फिर अमेरिकन इकोनॉमी की स्टडी, बेटा बहुत जाना पड़ेगा अपने को। हाँ शुभांगी, अभी कॉपवेब वाला डायग्राम समझाया, वो सारे इक्विलिब्रियम्स अभी तो मैंने सामने बनाए बेटा आपके, ये वाले, ये कॉपवेब इसी को बोलते हैं बिटिया। S1 S2 D1 D2, ये ऐसे 9 इक्विलिब्रियम्स बनते हैं। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम नंबर 1 पे रहता है, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलता रहता है। बराबर। इसके अंदर आप चेक करते हो कि इंक्रीज इन डिमांड के कारण क्या हो रहा है, डिक्रीज इन डिमांड के कारण क्या हो रहा है। अगर आप इसको देखोगी बिटिया तो एक पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मार्केट्स 1 में है। मार्केट्स 1 का पेज नंबर क्या था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं दूसरा है। ये इक्विलिब्रियम वाला कहां पर था बेटा, पेज नंबर बोलो। 150। ये शुभांगी ये रहे, पहले ये चारों डायग्राम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर उन चारों का मिक्स होता है। अभी मैंने वही आपसे पूछा था। अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन से मैचिंग कौन कौन से मार्केट होते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी या सिर्फ गोल्ड एंड सिल्वर? ज्वेलरी, ज्वेलरी नहीं होती, हाँ ध्यान रखना। गोल्ड सिल्वर इज अ पार्ट ऑफ इट, पहला। दूसरा, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट एंड ऑक्शन ऑफ ग्रेन्स इन अनाज मंडी। ये 3 मार्केट रिजेंबल करते हैं क्लोज टू परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि नो प्रेफरेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस थ्रू आउट द मार्केट, ऐसा। रिया बेटा ठीक है। शुभांगी अभी समझ में आ गया इसको? अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो ना, तो ये नीचे क्वेश्चन भी कराया हुआ है, और इस क्वेश्चन में आखिरी वाले का आंसर ध्यान रखना, चेंज है। हाँ, 4th वाले में वो मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में वो गलत है।
एक क्वेश्चन आपने अगर मॉड्यूल के अंदर करे होंगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन आया होगा, अलग अलग टाइप की टूथपेस्ट का मार्केट परसेंटेज दिया हुआ है उन्होंने, डेंटी पेस्ट, टूथपेस्ट, आई कांट बिलीव इट्स अ टूथपेस्ट, और वो उसको ओलिगोपोली बोलते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर सारे परसेंटेज के बाद नीचे अदर्स में 29.8% है। तो अब वो अब एक आप मेरे को एक बात बताओ, अगर अदर्स में 29.8% मार्केट है, तो आप उसे फ्यू सेलर्स बोलोगे क्या? तो वहां पर आंसर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये ध्यान रखना। वहां पर शायद मॉड्यूल आपको ओलिगोपोली बोलता है आंसर। ऐसा ऑनलाइन वालों को याद आ रहा है क्या? हो ही गयो। हाँ, पहले तो सब बताया है प्रियांशी बिटिया, पर याद दिलाना जरूरी है ना, नहीं तो फिर बच्चे घर पे कंफ्यूज होते हैं। सॉर्टेड। अब अगला डिस्कशन काय का लेंगे? बिजनेस साइकिल का लेते हैं, और बिजनेस साइकिल के बाद फिर अपन चलेंगे मैक्रो की ओर। ठीक है ना? चलो, थैंक यू।